तो जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में मध्यकालीन भारत में हमने जो है मुगलों तक पूरा पढ़ लिया है। अब मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम आधुनिक भारत पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मराठा में शिवाजी 1627 से 1680। ठीक है, शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी जो थे शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के यहाँ क्या थे, प्रथम श्रेणी के सरदार थे। शाहजी के पास पूना और बेंगलोर की जागीर थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूना की और बेंगलोर की। ठीक है, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु कौन थे, तो रामदास थे, समर्थ रामदास। शिवाजी के जीवन में इनका बहुत बड़ा जो है सर्वाधिक प्रभाव रहा है। शिवाजी का अभियान देख लेते हैं। शिवाजी जो है बीजापुर के विरुद्ध सबसे पहला अभियान इन्होंने किया 1646 में। 1646 में इन्होंने सर्वप्रथम बीजापुर के सुल्तान से तोरण किला जीता और उसी साल 1646 में ही मुरुम्बगढ़ किला भी जीता। तो तोरण का किला और मुरुम्बगढ़ किला 1646 में जीता। 1647 में कोंडाना सिंहगढ़ का किला जीता और चाकन का किला 1647 में जीता। तो तोरण का किला, मुरुम्बगढ़ का किला, कोंडाना का किला और चाकन का किला जीत लिया 1646 और 47 में। 1657 में शिवाजी पहली बार मुगलों से संघर्ष हुआ। शिवाजी का पहली बार मुगलों से जो है संघर्ष कब हुआ, 1657 में। ठीक है, इसमें मराठी सेना पीछे हटना पड़ा, हार गई थी। ठीक, अफजल खां जो कि बीजापुर के सेनापति था, उसको शिवाजी के जो है शांति समझौता करने के बहाने उसने जंगल में, प्रतापगढ़ का एक जंगल था वहाँ पे बुलाया और शांति समझौता न करके उन पर हमला किया, जिससे शिवाजी ने अफजल खान को बाघ नख से जो है मार डाला। 1664 में शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट की। ठीक है, ये लोग छापामार युद्ध करते थे तो सूरत पर लूट किया। ठीक है, और इस लूट में उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त की। 1665 में शिवाजी के दमन के लिए राजा जय सिंह की नियुक्ति की गई। अब राजा जय सिंह की नियुक्ति हुई तो राजा जय सिंह शिवाजी से अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। लड़ाई हुई और अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तब पुरंदर की संधि होती है 15 जून 1665 को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 जून 1665 को राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में क्या होती है, पुरंदर की संधि होती है। 1665 में पुरंदर की संधि होती है जय सिंह और शिवाजी के बीच, याद रखिएगा। इस संधि द्वारा शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगलों को 35 किलो में से, अपने जो 35 किलो इन्होंने जीते थे, 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए। और इनके पुत्र जो कि संभाजी थे, उनको मुगलों के यहाँ दरबार में 5000 का मनसबदार नियुक्त कर दिया गया। ठीक, जय सिंह के कहने पर शिवाजी 1666 में औरंगजेब से मिलने जाते हैं और वहाँ जो है औरंगजेब का बहुत ज़्यादा अनुशासनिक व्यवहार, इनका अनुशासनिक व्यवहार सही नहीं लगता है औरंगजेब को और इनको नज़रबंद कर देता है। शिवाजी उस किले से, शिवाजी को आगरा के किले में रखा गया, बट वो वहाँ से भागने में सफल हो गए। ठीक है, 1667 में शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। ठीक, और 1680 में शिवाजी की जो है मृत्यु हो जाती है। अब शिवाजी का प्रशासन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक काशी के ब्राह्मण विशेश्वर भट्ट या गागा भट्ट भी इनको कहा जाता है ने वैदिक विधि विधान से संपन्न करवाया था। इनके राज्याभिषेक से 11वें दिन इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। इसीलिए 24 सितंबर 1674 को शिवाजी ने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, और तांत्रिक विधि विधान से करवाया इसको। यह राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई ने कराया था। किसने? निश्चलपुरी गोसाई ने। 1680 में रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? रायगढ़ में। सदस्य देख लीजिए तो उस समय कौन कौन से थे उनके राज दरबार में। तो पेशवा होता था एक, तो प्रशासनिक कार्यों को ये सब पूरा संभालता था। प्रत्येक राजकीय आज्ञाओं में सम्राट के हस्तक्षेपों के नीचे जो सम्राट का हस्ताक्षर होता था, साइन होता था, उनके नीचे जो है पेशवा भी साइन करता था, तभी कोई कार्य होता था। ठीक, अमात्य होते थे जिनको मजूमदार, अमात्य, पंत या मजूमदार कहा जाता था। यह राज्य का वित्त मंत्री होता था। न्यायाधीश, यह राज्य का न्यायाधीश होता था। पंडित राव या धार्मिक मामलों का राजा का मुख्य सलाहकार होता था। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं उस समय की। तो राजकीय आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। ठीक है, शिवाजी 1/3 भू राजस्व वसूलते थे, मतलब जितना पैदावार होता था उसका 1/3। बाद में इन्होंने जब बहुत सारे आंतरिक करों को समाप्त कर दिया था तो एक जीएसटी टाइप का कर ले आए थे, तो वो क्या हो गया था, 2/5 भू राजस्व का वसूलने लगे थे। ठीक, राजकीय आय का दूसरा स्रोत क्या था, तो चौथ था। चौथ, शिवाजी यह कर पड़ोसी शत्रु राज्यों से वसूल करते थे। यह उस राज्य की आय का 1/4 होता था। ठीक है,
जिस राज्य से कर वसूलते थे वहाँ की आय का 1/4 चौथ होता था। और इसके अतिरिक्त शिवाजी सब देशमुखी भी कुछ राज्यों से वसूलते थे। ये भी शत्रु राज्य होते थे और इनसे जो सब देशमुखी होता था ये 1/10 होता था। ठीक है, 10 में सिर्फ देशमुखी, तो देश या 10, तो 10 का 1/10 होता था और चौथ का 1/4। ठीक है। शिवाजी के उत्तराधिकार संभाजी 1680, तो उत्तराधिकारी में संभाजी आते हैं 1680 से 89। संभाजी इनके पुत्र थे। ठीक है। एक ब्राह्मण कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो औरंगजेब जो है 1689 में औरंगजेब संभाजी और कवि कलश दोनों को बंदी बना लेता है और हत्या करवा देता है। उसके बाद राजा राम बैठेंगे गद्दी पर। 1689 से 1700 तक ये राजगद्दी पर बैठे रहेंगे। राजा राम ने अपनी राजधानी दक्षिण से जिंजी को बनाया था। दक्षिण में जो है इस जगह का नाम है जिंजी। ठीक है, तो जिंजी को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने निरंतर मुगलों से संघर्ष किया और आंशिक सफलता प्राप्त की। शिवाजी सेकंड, तो ये 1700 से 1707, जब तक औरंगजेब नहीं मर जाता है तब तक राजा रहते हैं। और राजा राम के अल्पवयस्क पुत्र थे, तो इनकी माता ताराबाई इनकी संरक्षिका के रूप में कार्य करती थी। जैसे ही औरंगजेब 1707 में मरता है तो साहू जी जो है छूट जाते हैं जेल से, जिनको औरंगजेब ने रिहा बंद कर रखा था। ठीक है, तो ये जेल से छूट जाते हैं, रिहा हो जाते हैं और ये आकर जो है इसके पुत्र जो रहता है शिवाजी सेकंड, इसको हटाकर साहू जी राजा बन जाते हैं। ठीक, छत्रपति साहू छत्रपति ये जो है 1708 से 49 तक रहते हैं। साहू ने सातारा को अपनी राजधानी बनाई। किसको? सातारा को अपनी राजधानी बनाई। और साहू के समय मराठे भारत की प्रथम श्रेणी की शक्ति में स्थान पा सके, इसके लिए साहू के पेशवा ही उत्तरदायी थे। ठीक है, अब देख लेते हैं मराठा छत्रपति एक दृष्टि में कौन कौन किसके बाद में क्रम देख लेते हैं। शिवाजी बने 1674 से 1680 तक, फिर संभाजी 1680 से 89 तक, राजा राम 1689 से 1700 तक, फिर शिवाजी सेकंड 1700 से 1707 तक, साहू जी फर्स्ट 1708 से 1749 तक, फिर राम राजा ये 1749 से 1777 तक, साहू जी सेकंड 1777 से 1808 तक, फिर प्रताप सिंह 1808 से 1839 तक, और शाह जी ये बने 1839 से 1848 ईस्वी तक। ठीक है, मराठा पेशवा एक दृष्टि में आप देख लीजिए। तो पेशवा कौन कौन से थे? बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक, बाजीराव फर्स्ट मस्तानी बाजीराव वाले 1720 से 40 तक, बालाजी बाजीराव ये जो है नाना साहब नाम था इनका 1740 से 1761 तक, माधव राव 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 1774, माधव राव नारायण ये इसी के पुत्र थे। तो ये जो है 1774 से 1795, और बाजीराव सेकंड जो आखिरी पेशवा रहता है 1795 से 1818 तक। ठीक है, अब पेशवा काल देख लेते हैं हम लोग। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में फैक्ट देखेंगे। तो ये साहू जी के पहले पेशवा थे। इनकी मुख्य उपलब्धि 1719 में मुगलों से की गई संधि थी। कौन सी संधि? यह संधि दक्षिण के मुगल सूबेदार हुसैन अली ने मुगल सम्राट की ओर से साहू के साथ की थी। ठीक है, किसके किसके बीच हुई थी? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, और किसके साथ में? नहीं, साहू जी के साथ, और जो मुगलों का दक्षिण का सूबेदार था हुसैन अली। तो साहू जी जो कि औरंगजेब ने जिसको कैद कर रखा था वो, और किसके बीच में? हुसैन अली के बीच में हुई थी। ठीक है, इनके बीच में। और ये कार्रवाई किसे थी? बालाजी विश्वनाथ ने। अब इनके बाद आते हैं इनके पुत्र बाजीराव प्रथम। ठीक है, ये विश्वनाथ के पुत्र थे और जो है इस समय पेशवा के पद वंशानुगत हो गए। ठीक है, अब पेशवा क्या होंगे? वंशानुगत हो जाएंगे। मतलब अभी तक पेशवा का पद जो था वो वंशानुगत नहीं था, जो योग्य होता था उसको मिलता था। बाजीराव प्रथम के बाद में पेशवा का पद वंशानुगत हो जाएगा। इन्हीं के समय मराठों ने अनेक राजवंशों की स्थापना हुई। कौन कौन से? तो एक राणोजी सिंधिया जो है घराना हुआ। ये मालवा के एक हिस्से में सिंधिया वंश की स्थापना हुई। प्रारंभ में इनकी राजधानी उज्जैन थी, बाद में इन्होंने क्या कर लिया? ग्वालियर बना लिया। ठीक है, इसी समय मल्हार राव होलकर ने अपना एक होलकर घराना है होलकर वंश बनाया और इसकी राजधानी इंदौर थी। ठीक, यह मस्तानी नामक एक जो है मुस्लिम महिला से बहुत प्रेम करता था। कौन? बाजीराव। ठीक, अब आते हैं बालाजी बाजीराव। ये 1740 से 61 तक रहते हैं पेशवा। ये जो है बाजीराव के पुत्र थे, बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये नाना साहब नाम से भी जाना जाता है। इनके समय पे ही जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी सबसे ज़्यादा, वो थी पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। मराठों की तरफ से नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव ने। ठीक है, इकट्ठे लिखा हुआ है, एक विश्वास राव ऐसे लिखा जाएगा, विश्वास राव अलग अलग। ठीक है,
तो विश्वास राव ने किया था, ठीक है। इसमें मराठे पराजित होते हैं और ये सदमा साहू जी ये जो है बालाजी बाजीराव झेल नहीं पाते हैं और हृदय गति रुकने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। 1750 में संगोला की समझौता होता है। इसके द्वारा छत्रपति के सारे अधिकार जो है पेशवा में निहित हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1750 संगोला की समझौता, ठीक है। संगोला समझौता पूछता है कई बार। तो संगोला समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो छत्रपति और पेशवा के बीच हुआ था, ठीक है। मराठा और पेशवाओं के बीच हुआ था। तो इसमें जो है शक्ति, मेन शक्ति किसके पास आ गई थी? पेशवा के पास। अब जो है छत्रपति नाम मात्र का शासक रह गया था और सातारा में बंदी का जीवन व्यतीत करते थे, ठीक। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का जो है तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का मुख्य कारण दिल्ली एवं पंजाब की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप था। इस युद्ध में मराठों की भीषण पराजय हुई। महाराष्ट्र का कोई परिवार ऐसा नहीं था जो अपने स्वजन की मृत्यु पर शोक न मनाया हो। यह युद्ध मराठों के लिए राष्ट्रीय विपत्ति के समान थी। इस युद्ध का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ और पेशवा का पुत्र विश्वास राव कर रहे थे, ठीक है। मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व किया था इब्राहिम गारदी ने। नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। इब्राहिम गारदी ने किया था। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करने वाले कौन से थे? काशीराज पंडित जी, ठीक है। तो ये आपका मध्यकालीन भारत यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज सही लग रही हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अब हम लोग आधुनिक भारत के साथ में, आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।